हर सैलरी लेने वाले इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब उसे लगता है कि सैलरी तो ठीक ठाक है ही, लेकिन टैक्स में बहुत कट रहा है। फिर वो ये जानने की कोशिश करता है कि टैक्स आखिर कैसे बचाया जाए, कौन कौन से ऑप्शंस हैं। लेकिन जब वो नया टैक्स रजीम चुनता है तो लगता है जैसे उसके हाथ से सारे पुराने फ़ायदे छिन गए। ना एटीसी का डिडक्शन, ना एचआरए का फ़ायदा और ना ही हेल्थ इंश्योरेंस पर कोई भी किसी भी तरह की छूट। तो फिर सवाल उठता है, क्या नया टैक्स रजीम सिर्फ सस्ता है या समझदारी वाला भी है? क्या इसमें अब टैक्स प्लानिंग की कोई ज़रूरत नहीं रह गई है? और अगर है तो फिर कैसे किया जाए? इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। कहानी शुरू होती है उस बदलाव से जो बजट 2025 में हुआ। सरकार ने उस वक्त एक बड़ा ऐलान किया, नया टैक्स रेजीम अब पहले से ज़्यादा फायदेमंद होगा और अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब बड़ी तादाद में नौकरी पेशा लोग इस रेजीम को चुनने लगे क्योंकि इसमें टैक्स कम है और रिटर्न फाइल करना भी काफ़ी हद तक आसान हो गया है। लेकिन जैसे जैसे ये रेजीम पॉपुलर हो रहा है, एक नई टेंशन भी सामने आ रही है कि अब टैक्स बचाने के तरीके बहुत कम हो गए हैं। अब यहाँ एक एग्जाम्पल से आपको हम पूरा का पूरा मामला समझाते हैं। दिल्ली में रहने वाले अभिषेक पाठक जो एक स्टार्टअप में काम करते हैं, उन्होंने नया टैक्स रेजीम चुना और उसकी टैक्स लायबिलिटी पहले से काफ़ी कम हो गई है। वो हर महीने एसआईपी करते हैं, रिटायरमेंट की प्लानिंग भी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एनपीएस में पैसा नहीं लगाया है क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ पैसा बहुत लंबे समय तक फंसा रहता है और यही वो एक बड़ा मौका गंवा रहे हैं क्योंकि एनपीएस आज भी नया टैक्स रेजीम अपनाने वालों के लिए एक बेहद असरदार टैक्स सेविंग टूल है। अब हम जो बार बार एनपीएस पर जोर डाल रहे हैं उसका मतलब क्या है ये भी समझते हैं। दरअसल अगर आपकी कंपनी आपकी बेसिक सैलरी पर 14% तक एनपीएस में योगदान करती है तो वो पूरा पैसा टैक्स फ्री होता है। इसे सेक्शन 80C CD सब सेक्शन 2 के तहत छूट मिलती है और ख़ास बात यह है कि ये छूट नया टैक्स रेजीम अपनाने वालों को भी मिलती है। मतलब मान लीजिए कि अगर अभिषेक की बेसिक सैलरी 50,000 है और उसकी कंपनी 14% यानी कि 7,000 एनपीएस में देती है तो ये पूरा 7,000 हर महीने टैक्स फ्री रहेगा। साल भर ये 84,000 बनता है, यानी करीब 5% से ज़्यादा टैक्स बचत। और जब वो 60 साल की उम्र में पैसा निकालेंगे तो एनपीएस से निकाले गए कुल कॉर्पस का 60% हिस्सा भी टैक्स फ्री रहेगा। तो इसके लॉक इन पीरियड को आप दिक्कत की तरह मत देखिए क्योंकि एनपीएस का मकसद ही रिटायरमेंट प्लानिंग है। उसके लिए आप कैसे कैसे प्लान कर सकते हैं इसमें वो आपकी मदद करता है। और वैसे भी इमरजेंसी के लिए एक हमेशा से ही आपके पास एक अलग फंड होना ही चाहिए। रिटायरमेंट वाले फंड को बीच में छेड़ना ज़रूरत नहीं, अगर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो बीच में उसको छेड़ना सही नहीं माना जाता। अब ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का भी यहाँ पे हम जिक्र करते हैं। बहुत से लोग ईपीएफ में 1800 पर मंथ जमा करते हैं जो कि 15,000 बेसिक सैलरी का 12% होता है। लेकिन यहाँ भी लोगों को ये नहीं पता कि ये कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है बल्कि ये तो मिनिमम लिमिट है। अगर आपकी बेसिक सैलरी मान लीजिए कि 40,000 है तो आप चाहें तो पूरे 40,000 पर 12% यानी कि 4,800 हर महीने जमा कर सकते हैं। ये ज़्यादा कटौती आपकी इन हैंड सैलरी को तो जाहिर सी बात है थोड़ा कम ज़रूर करेगा, लेकिन कंपनी का हिस्सा टैक्स फ्री रहता है और आपका रिटायरमेंट फंड मजबूत बनता है। डेलॉयट की पार्टनर आरती राउत भी मानती हैं कि ईपीएफ अब भी एक मजबूत टैक्स बचत और निवेश का अच्छा खासा जरिया है। भले ही आप नया टैक्स रेजीम चुने, यहाँ से एक और अहम सवाल निकलता है कि क्या सिर्फ टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्ट करना समझदारी की बात है? इसका जवाब है नहीं। कोई भी निवेश सिर्फ टैक्स बचत के लिए नहीं होना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि क्या ये इन्वेस्टमेंट आपके लॉन्ग टर्म गोल से मेल खाती है, उससे मैच करती है, क्या उसको ये फुलफिल कर पा रही है। अगर आपका टारगेट रिटायरमेंट प्लानिंग का है तो एनपीएस और ईपीएफ दोनों ही एक काफ़ी ज़्यादा मजबूत और अच्छे ऑप्शंस हैं। ये ना सिर्फ टैक्स बचाते हैं बल्कि आपको डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट की आदत भी सिखाते हैं। अब इस कहानी का जो आखिरी हिस्सा है वो सबसे ज़रूरी है, वो है जागरूकता। कई लोग सिर्फ इसलिए एनपीएस या फिर ईपीएफ का जो फ़ायदा है वो नहीं उठाते क्योंकि उन्हें इसकी जानकारी होती ही नहीं है या फिर
उनकी कंपनी स्ट्रक्चर बदलने को तैयार नहीं होती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी HR टीम से बात करें, पूछें कि क्या आप NPS में अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं, क्या आप PF की लिमिट को अपने बेसिक सैलरी के हिसाब से सेट कर सकते हैं, क्योंकि सही सवाल पूछना ही पहला आपका स्टेप होता है फ़ायदे की शुरुआत करने का, और ये इससे अच्छा आप शुरुआत कर भी नहीं सकते। तो कुल मिलाकर नया टैक्स रेजिम भले ही आसान लगे, लेकिन इसकी जो गहराई है उसमें आप जाएं तो इसमें भी बहुत से ऐसे रास्ते हैं जो आपको सिर्फ टैक्स आपकी बचत नहीं करते, बल्कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आपको प्रोवाइड करते हैं। बस ज़रूरत है सही जानकारी की, थोड़ी जागरूकता की और लंबे नज़रिए से सोचने की। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9।